मनीषा लाल बाग में खरीदारी के दौरान एक आवाज सुनकर चौंक गई। उसने पलटकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे लगा शायद गलत फहमी हुई है। उसने ज्यों ही दुकानदार को पैसे दिए, दोबारा मनीषा पुकारने की आवाज आई। इस बार वह घूमी तो देखा कि हरे रंग के सूट में लगभग दौड़ती हुई कोई लड़की उसकी तरफ आ रही थी। मनीषा ने दिमाग पर जोर डाला तो पहचान लिया उसे। चीखती हुई सी वह बोली, कंचन, तू यहां कैसे? दरअसल वह अपनी पुरानी सखी कंचन को सामने देख हैरान थी। फिर तो दोनों सहेलियां यूं गले मिली मानो कब की बिछड़ी हों। हमें बिछड़े पूरे 5 साल हो गए हैं, तू यहां कैसे? कंचन हैरानी से बोली। बस एक सेमिनार अटेंड करने आई थी, कल वापस जाना है। तुझे यहां देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा भी न था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे। मनीषा सुखद आश्चर्य से बोली। अभी तो बहुत सी बातें करनी हैं। तुझे कोई जरूरी काम तो नहीं है? चल किसी कॉफी हाउस में चलते हैं। नहीं मनीषा, तू मेरे घर चल, वहां आराम से गप्पे मारेंगे। अरसे बाद तो मिले हैं, कंचन ने कहा। मनीषा कंचन से गप्पे मारने का मोह छोड़ नहीं पाई। उसने अपनी बुआ को फोन कर दिया कि वह शाम तक घर पहुंचेगी। तब तक कंचन ने एक टैक्सी रोक ली। बातों बातों में कब कंचन का घर आ गया पता ही नहीं चला। अरे वाह कंचन, तूने बैंगलोर में फ्लैट ले लिया। किराए का है यार, कंचन बोली। तीसरी मंजिल पर कंचन का छोटा सा फ्लैट देखकर मनीषा काफी प्रभावित हुई। फ्लैट को सलीके से सजाया गया था। बैठक गुजराती शैली में सजा हुआ था। कंचन शुरू से ही रिजर्व रहने वाली लड़की थी, पर मनीषा बिंदास और मस्तमौला थी। स्कूल से कॉलेज तक के सफर के दौरान दोनों सहेलियों की दोस्ती परवान चढ़ी थी। मनीषा का लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था और कंचन बैंगलोर चली गई थी। शुरू शुरू में तो दोनों सहेलियां फोन और पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहीं। फिर धीरे धीरे दोनों ही अपनी दुनिया में ऐसी उलझीं कि सालों बाद आज मुलाकात हुई। मनीषा ने उत्साह से घर आते आते अपने करियर और शादी तय होने की जानकारी कंचन को दे दी थी, परंतु कंचन ऐसे सवालों के जवाबों से बच रही थी। मनीषा ने सोफे पर बैठने के बाद उत्साह से पूछा, कंचन, शादी के बारे में तूने अब तक कुछ सोचा या नहीं? अभी कुछ नहीं सोचा, कंचन बोली। तू बैठ, मैं कॉफी लेकर आती हूं। मनीषा उसके घर का अवलोकन करने लगी। बैठक ढंग से सजा हुआ था। एक शेल्फ में किताबें ही किताबें थीं। कंचन ने आते वक्त बताया था कि वह किसी पब्लिकेशन हाउस में काम कर रही है। मनीषा बैठक में लगे सभी चित्रों को ध्यान से देखती रही। उसकी कंचन से जुड़ी बहुत सी पुरानी यादें धीरे धीरे ताजा हो रही थीं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी कंचन से अचानक मुलाकात हो जाएगी। मनीषा बैठक से उसके दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ी। छोटा सा बेडरूम था जो सलीके से सजा हुआ था। मनीषा को वह सुकून भरा लगा। थकी हुई मनीषा आरामदायक बेड पर आराम से सैंडल उतारकर बैठ गई। कंचन यार, कुछ खाने को भी लेकर आना, वह वहीं से चिल्लाई। कंचन हंस पड़ी। वह सैंडविच बना ही रही थी। किचन से ही वह बोली, मनीषा, तू अभी कितने दिन है बैंगलोर में? मुझे तो आज रात ही 10 बजे की ट्रेन से लौटना है। कुछ दिन और नहीं रुक सकती है क्या? कंचन, मां ने बहुत मुश्किल से सेमिनार अटेंड करने की इजाजत दी है। कल लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने, मनीषा चहकते हुए बोली। मनीषा, तू अरेंज मैरिज करेगी, विश्वास नहीं होता? कंचन हंस पड़ी। अमर अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, फोटो देखेगी उसकी, मनीषा ने उससे कहा। फिर अचानक उसने उत्सुकतावश कंचन की एक डायरी उठा ली और बोली, ओह, तो मैडम को अभी भी डायरी लिखने का समय मिल जाता है। तभी कुछ तस्वीरें डायरी से नीचे गिर गईं। मनीषा ने वे तस्वीरें उठा लीं और ध्यानपूर्वक उन्हें देखने लगी। तस्वीरों में कंचन किसी पुरुष के साथ थी। वे अंतरंग तस्वीरें साफ बयां कर रही थीं कि कंचन का रिश्ता उस शख्स से बेहद गहरा था। मनीषा बार बार उन तस्वीरों को देख रही थी। उसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। उसे कमरे की दीवारें घूमती सी नजर आईं। तभी कंचन आ गई। उसने जल्दी से ट्रे रखकर मनीषा के हाथ से वे तस्वीरें लगभग छीन ली। मनीषा ने आश्चर्य से पूछा, कंचन, बात क्या है? कंचन उससे आंखें चुराकर विषय बदलने की कोशिश करने लगी, परंतु नाकामयाब रही। मनीषा ने कड़े शब्दों में पूछा तो कंचन की आंखें भर आईं। फिर जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
कंचन ने बताया कि 4 साल पहले जब वह बैंगलोर आई तो उसकी मुलाकात जीत से हुई। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। कॉल सेंटर की एक नौकरी के इंटरव्यू में दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई। कंचन को नौकरी की सख्त जरूरत थी क्योंकि बैंगलोर में रहने का खर्च उठाने में उसके माता पिता असमर्थ थे। कंचन ने इस नौकरी का प्रस्ताव यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि बाद में किसी अच्छे ऑफर के बाद यह नौकरी छोड़ देगी। ऑफिस की वैन उसे लेने आती थी, लेकिन उसके मकान मालिक को यह पसंद नहीं था कि वह रात में बाहर जाए। इधर जीत को भी एक मामूली सी नौकरी मिल गई थी। वह अपने रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह ढूंढ रहा था। एक दिन कनॉट प्लेस में घूमते हुए अचानक जीत ने एक साझा फ्लैट किराए पर लेने का प्रस्ताव कंचन के सामने रखा। कंचन उसके इस प्रस्ताव पर एक पल को ठिठक गई। जीत ने उसके चेहरे के भावों को भांपकर कहा, कंचन, तुम रात के 8 बजे जाती हो और सुबह 8 बजे आती हो। मैं सुबह 8:30 बजे निकला करूंगा तथा शाम को 7:30 बजे आया करूंगा। सुबह का नाश्ता मेरी जिम्मेदारी और रात का खाना तुम्हारा। इस तरह हम साथ रहकर भी अलग अलग रहेंगे। कंचन सोच में पड़ गई थी। संस्कारी कंचन का मन उसे इस एडजस्टमेंट से रोक रहा था, परंतु जीत का निश्चल व्यवहार उसे मना पाने में सफल हो गया। दोनों पूरी ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देने लगे। 1 घंटे का जो समय मिलता उसमें दोनों दिन भर की बातें एक दूसरे को बताते। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के सुख दुख में काम आने लगी थी। कंचन ने उस 2 कमरे के फ्लैट को घर बना दिया था। उसने जीत की पसंद के पर्दे लगवाए तो जीत ने भी रसोई जमाने में उसकी पूरी सहायता की। इतवार की छुट्टी का रास्ता भी जीत ने ईमानदारी से निकाला। दिन भर दोनों घूमते। शाम को कंचन घर आ जाती तो जीत अपने दोस्त के यहां चला जाता। इंसानी रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। वे कब एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं यह उन्हें स्वयं भी पता नहीं चलता। कंचन और जीत शायद यह समझा ही नहीं पाए कि जिसे वे दोस्ती समझ रहे हैं वह दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। कंचन अचानक रुकी। उसने अपनी सांसें संयत कर मनीषा को बताया कि उस दिन बरसात हो रही थी। जोरों का तूफान था। टैक्सी या कोई भी सवारी मिलना लगभग असंभव था। वे दोनों यह सोचकर बाहर नहीं निकले कि बरसात थमने पर जीत अपने दोस्त के यहां चला जाएगा, पर बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जीत शायद उस तूफानी रात में निकल भी जाता, पर कंचन ने उसे रोक लिया। वह तूफानी रात कंचन की जिंदगी में तूफान ला देगी, इसका अंदेशा कंचन को नहीं था। तेज सर्द हवाएं उनके बदन को सिहराती थीं। कंचन और जीत दोनों अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। बिजली गुल थी। कंचन को डर लग रहा था। जीत ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। तभी जोर की बिजली कड़की और कंचन जीत के करीब आ गई। दोनों अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के सामने कुछ और न सुन सके। दिल में उठे तूफान की आवाज के सामने बाहर के तूफान की आवाज दब गई थी। कंचन के अंतर्मन में दबा जीत के प्रति प्रेम समर्पण में परिवर्तित हो गया। जीत ने कंचन को अपनी बाहों में भर लिया। कंचन प्रतिकार नहीं कर पाई। दोनों अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन यूं कर गए मानो उफनती नदी आसानी से बांध तोड़कर आगे निकल गई हो। तूफान सुबह तक थम गया था, लेकिन इस तूफान ने कंचन की जिंदगी बदल दी थी। कंचन ने अपने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया था। कंचन का प्रेम अमर बेल सा चढ़ता गया। उस रात के बाद किसी भी रविवार को जीत अपने दोस्त के यहां नहीं गया। कंचन को जीत के प्रेम का बंधन सुरक्षा का एहसास कराता था। एक दिन कंचन ने जीत को प्यार करते हुए कहा, हमें अब शीघ्र ही विवाह कर लेना चाहिए। जीत ने प्यार से कंचन का हाथ थामते हुए कहा, कंचन, मेरे प्यार पर भरोसा रखो। मैं अभी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से डरता हूं, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ और सहयोग दोनों ही अपेक्षित हैं। उनके सीधे सुलझे प्यार के तार उस वक्त उलझने लगे जब कंचन की बड़ी बहन ममता दीदी और जीजाजी अचानक बैंगलोर आ पहुंचे। कंचन बेहद घबरा गई थी। उसने जीत से जुड़ी हर चीज को छिपाने की काफी कोशिश की, लेकिन ममता दीदी ने भांप लिया था। उन्होंने जीत को बुलाया। जीत इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। ममता ने जीत पर विवाह के लिए दबाव बनाया, जो जीत को मंजूर नहीं था। ममता दीदी को भी उनके रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने देवर निकित के साथ कंचन की शादी का मन बना लिया था। जीत इसे बर्दाश्त न कर पाया।
बिना कुछ कहे सुने उसने बैंगलोर छोड़ दिया। कंचन के नाम एक लंबा खत छोड़कर जीत मुंबई चला गया। कंचन अंदर से टूट गई थी। उसने ममता दीदी को सब सच सच बता दिया। उस दिन से कंचन के रिश्ते अपने घर वालों से भी टूट गए। कंचन फिर कभी कॉल सेंटर नहीं गई। वह इसका दोष जीत को नहीं देना चाहती थी। उसने जीत के साथ बिताए लम्हों को एक गुनाह की तरह नहीं, एक मीठी याद बनाकर अपने दिल में बसा लिया। कुछ दिनों बाद उसे एक पब्लिकेशन में नौकरी मिल गई। वह दिन भर किताबों में डूबी रहती ताकि जीत उसे याद ना आए। उम्मीद का एक दिया उसने अपने मन के आंगन में जलाए रखा कि कभी न कभी उसका जीत लौट कर जरूर आएगा। उसका अवचेतन मन शायद आज भी जीत का इंतजार कर रहा था। इसी कारण उसने घर भी नहीं बदला। हर चीज वैसी ही थी जैसी जीत छोड़कर गया था। कंचन का अतीत एक खुली किताब की तरह मनीषा के सामने आ चुका था। वह हतप्रभ बैठी थी। रात 10 बजे मनीषा की ट्रेन थी। कंचन के अतीत पर कोई टिप्पणी किए बिना मनीषा ने उससे विदा ली। सफर के दौरान मनीषा की आंखों में नींद नहीं थी। वह कंचन की उलझी जिंदगी के बारे में सोचती रही। अगले दिन शाम को अमर अपनी मां और बहन के साथ आया। मनीषा ने जैसे ही बैठक में प्रवेश किया, सबसे पहले लड़के की मां को शिष्टता से नमस्ते किया। फिर वह लड़के की तरफ पलटी और अपना हाथ बढ़ाकर परिचय दिया। हेलो, आई एम डॉ मनीषा। अमर ने भी खड़े होकर हाथ मिलाया। हेलो, आई एम अनुराग। कुछ औपचारिक बातों के बाद मनीषा ने अमर की मां से कहा, आंटी, आप बुरा ना माने तो मैं अनुराग से कुछ बातें करना चाहती हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अनुराग की मां अचकचाकर बोली। वे दोनों ऊपर टेरेस पर चले गए। कुछ चुप्पी के बाद मनीषा बोली, मुंबई से पहले तुम कहां थे? अचानक इस प्रश्न से अनुराग चौंक उठा। बैंगलोर? अनुराग, मैं तुम्हें जीत बुला सकती हूं? कंचन भी तो इसी नाम से बुलाती थी तुम्हें। मनीषा ने कुछ तल्ख अंदाज में कहा। अनुराग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह चौंक गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मनीषा आगे बोली, तुमने कंचन के साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा हुआ कि तुमसे शादी होने से पहले मेरी मुलाकात कंचन से हो गई। तुम्हारी फोटो कंचन के साथ न देखती तो पता ही न चलता कि तुम ही कंचन के जीत हो। जीत के पास कोई जवाब नहीं था। वह हैरानी से मनीषा को देखे जा रहा था, जिसने उसके जख्मों को कुरेद कर फिर हरा कर दिया था। लेकिन तुम कंचन को कैसे? आधी बात जीत के हलक में ही फंसी रह गई। क्योंकि कंचन मेरी बचपन की सहेली है, मनीषा ने कहा। जीत मानो आकाश से नीचे गिरा हो। लेकिन यह तो सिर्फ एक दोस्त की तरह। उसकी बात बीच में काटकर मनीषा बोली, अगर तुम एक दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं। नील, तुम्हें कंचन का जरा भी ख्याल नहीं आया? कहीं तुम्हारी यह मानसिकता तो नहीं कि कंचन ने शादी से पहले तुमसे संबंध बनाए? अगर तुम्हारी यह सोच है तो तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखकर मुझे धोखा देने की कैसे सोची? जो अनैतिक संबंध तुम्हारे लिए सही हैं, वह कंचन के लिए गलत कैसे हो सकते हैं? तुम कंचन को भुलाकर किसी और से शादी के लिए कैसे राजी हुए? कंचन आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ चुप्पी के बाद जीत बोला, मैंने कई बार सोचा कि कंचन के पास लौट जाऊं, लेकिन मेरे कदम आगे न बढ़ सके। उसके पास वापस जाने के सारे दरवाजे मैंने खुद ही बंद कर दिए थे। कंचन आज भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रही है। जानते हो जीत, जब मुझे तुम्हारे और कंचन के संबंध का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर सोचा कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाद में आई हूं, पर कंचन और तुम्हारा रिश्ता कच्चे धागों की डोर से बहुत पहले ही बुन चुका था। अभी देर नहीं हुई है नील, कंचन के पास वापस चले जाओ। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल भी यही चाहता है। जिस रिश्ते को सालों पहले तुम तोड़ आए थे, उसे जोड़ने की पहल तो तुम्हें ही करनी होगी, मनीषा ने जीत को समझाते हुए कहा। जीत कुछ कहता, इससे पहले ही मनीषा ने अपने मोबाइल से कंचन का नंबर मिलाया। हेलो मनीषा, कंचन बोली तो जवाब में जीत की भीगी सी आवाज आई। कैसी हो कंचन? जीत की आवाज सुनकर कंचन चौंक गई। कंचन, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? जीत ने गुजारिश की तो कंचन की रुलाई फूट पड़ी। उसकी सिसकियों में जीत के प्रति प्यार, उलाहना, गिले शिकवे, दुख, अवसाद सब कुछ था। बस अब और नहीं कंचन, मुझे माफ कर दो। मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूं। रोने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा सारा गम आंसुओं में बह जाए, क्योंकि उनका सामना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा।
फोन पर बात खत्म हुई तो जीत की आंखें नम थीं। वह मनीषा के दोनों हाथ पकड़कर कृतज्ञता से बोला, थैंक यू मनीषा, मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए कि मैं क्या चाहता हूं, वरना कंचन के बिना मैं कैसे अपना जीवन जी पाता। जीत और कंचन की जिंदगियों ने अंधेरी गलियों को पार कर उजाले की ओर कदम रख दिया था।